हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और ये आज हमारी दिन की लास्ट क्लास करंट अफेयर्स की। और ये आपने देखा होगा आज रात को 11 बजे हो रही है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारी 9 बजे की प्राइम क्लास रहती है डेली, उसमें टाइम नहीं मिल पाता था हमें। वो 9:30 पौने 10 तक ख़त्म होती है और उसके बाद 10 बजे एकदम से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आ जाती है। तो मैं एक बीच में थोड़ा सा गैप चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैप हो। इस टाइम तक कुछ बच्चे जो खाना वाना खा के अपने बेड पे आ जाते हैं, कुछ सो जाते हैं। जो सो जाते हैं वो मॉर्निंग उठ के देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे अपने। जो नहीं सोते हैं, मोस्टली नहीं सोते हैं 11 बजे तक, तो वो उस टाइम पे ये वीडियो देख लेंगे, सिंपल सी। ठीक है जी। तो आज के बाद जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी वो रहेगी रात को 11 बजे। हमारा जो मंडे टू फ्राइडे का सेशन था 5 क्लासेस बल्कि 6 क्लासेस का, वो आज ओवर होता है। अब ये अगले मंडे से स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे, जो कि दिव्या मैम लेगी सीडीपी क्लास। अब सैटरडे संडे क्या होगा? सैटरडे एंड संडे आपकी दोनों दिन रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी मेरे साथ। उसमें आप लोग 1 to 1 क्वेश्चन करेंगे जिनके मैं आपको आंसर करूंगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो क्वेश्चंस हो ना इस सेशन में, वो पढ़ाई रिलेटेड हो, वो फीडबैक रिलेटेड हो। आप फीडबैक दो मुझे टीचर्स के, जो आपको टीचर्स इस हफ्ते इतनी मेहनत करके पढ़ाया है टीचर्स ने, वो सारी चीज़ें बताना। प्लीज़ मेरे से मत पूछना कि सर केवीएस की वैकेंसी कब आ रही है, सर हम कौन सी बुक से तैयारी करें, क्योंकि इन सब पे वीडियोज़ बना चुका हूँ। सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे, आप मेरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की वीडियो देखो, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह 50% वाला रूल पता लग जाएगा आपको। आप मेरी बुक एंड स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखो, आपको उसमें पता लग जाएगा आपको तैयारी कैसे करनी है। उसमें एक एक क्वेश्चन तक का बताया हुआ मैंने कि इंग्लिश हिंदी इनके क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं, जाके देखो उनको। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों से वो जो हमारा लाइव सेशन रहेगा वो ख़राब मत करना ज़्यादा। मैं सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा उठाऊंगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं लूँगा नहीं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो बात बतानी थी मुझे। और आज का जो अपना सेशन करंट अफेयर्स का 9 अक्टूबर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो इसका आंसर है आपका 8 अक्टूबर। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन किया जाता है। 8 अक्टूबर 1932, ये ध्यान रखना है, 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था स्वतंत्रता से पहले हमारी इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है। आजादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्मार्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ मार्शल बनाया गया था। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं एक क्वेश्चन में से। सिंपल सा क्वेश्चन तो है कि कब मनाया जाता था, तो मैं आपको सिंपल सा ये भी बता सकता हूँ 8 अक्टूबर का आंसर होगा, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सो प्लीज ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आप अपने नोट्स जो बनाते हैं उसमें ऐड कर लिया करो साथ साथ में। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकेंड। आजा भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? रिसेंटली विच इंडियन वुमेन रेसलर रिजाइंड एज डिप्टी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा? और ये है हमारी बबीता फोगाट। ठीक है। और आपको बता दें कि बबीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते हुए हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ग्लासगो में, उसमें आयोजित जो इनकी स्पर्धा थी उसमें गोल्ड मेडल लिया था। जबकि साल 2010 में जो दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। ठीक है ना। तो इसके बाद इनको ये पद मिला था, हरियाणा सरकार ने दिया था, उस पर इन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं आज का। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाजत दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन टू ओपन थिएटर्स फ्रॉम 15th of October of what percentage of the public? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज़ वगैरह मैं कहता हूँ, अगर आप पढ़ते होंगे साथ साथ में, तो आपको उसका आंसर पता होगा कि 50% के साथ ये परमिशन दे दी गई है। जो एसओपी आई थी ना इस बार की, जो महीने के लास्ट में आती है, जो 30 सितंबर को आई थी, तो एमएचए जो निकालता है, तो उसमें जो है 50% की इजाज़त दे दी गई कि 50% के साथ आप सिनेमा हॉल्स खोल सकते हैं। तो जितने लोग भी KGF 2 का वेट कर रहे हैं वो सिनेमा हॉल में जाके देख सकते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम।
ये थोड़ा सा ऐसे ही मैंने बता दिया कुछ, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। फिलहाल आधी सीटें ही बुक हो पाएंगी क्योंकि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में सिनेमा घरों के लिए नियमों की घोषणा की है। इसके अनुसार फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की जो है फिल्म भी देखनी होगी, ठीक है जी। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा अगर आगे आपको मूवी देखनी है तो 15 अक्टूबर से। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? यूजीसी हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री टू बी फेक। अब भैया देख लो कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है और ये हैं 24 यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने कहा है कि वो फेक हैं, ठीक है ना, झूठी हैं, फर्जी हैं। यूजीसी ने हाल ही में देश की 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। आयोग की सूची के अनुसार इनमें सबसे ज्यादा संस्थाएं उत्तर प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है। अब सोच के देखो, यूपी और दिल्ली में सबसे ज्यादा, ठीक है। यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में शामिल 8 संस्थाएं अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं राजधानी में ऐसी 7 हैं और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2 हैं। उसके अलावा कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में 1-1 फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई है। तो भैया ध्यान से जहां पे भी आप कुछ पढ़ाई करो या कोई आपके परिचित कर रहे हो तो ये चीज पता होनी चाहिए कि वो जो है यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। और 7 और 8 कितनी होगी आपकी? 15 तो हमारे बिल्कुल पास में ही है, दिल्ली और यूपी में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रिसेंटली विच फेमस सिंगर ऑफ अमेरिका डायड एट द एज ऑफ 80? तो इनका आंसर है जॉनी नैश। और ये आपने अगर थोड़ा बहुत आप गाने वगैरह का शौक रखते होंगे या इंटरनेशनल म्यूजिक का शौक रखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जॉनी नैश जो है कितने प्रसिद्ध सिंगर रहे हैं। अमेरिका के मशहूर गायक जॉनी नैश का निधन हो गया है। जॉनी की उम्र 80 वर्ष थी। उन्होंने अपने बेहतरीन गानों से लोगों के दिलों पर राज किया है। जॉनी 1950 से लेके 1986 तक काफी सक्रिय रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं। 36 साल के अपने करियर में जॉनी ने कई यादगार गानों को अपनी आवाज दी है और कई खिताब अपने नाम किए हैं। जॉनी ने अपने करियर का आखिरी गाना 1986 में गाया था, ठीक है ना। तो ये बहुत पुराने सिंगर हैं, उनका आज निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 6th। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? स्टार क्वेश्चन है जी। स्टार क्वेश्चन पता है आपको क्या करना होता है। Who has been recently appointed as the Deputy Governor of RBI by the Central Government? और इसका आंसर है एम राजेश्वर राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया है। राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पे एन.एस. विश्वनाथन की जगह लेंगे। तो किसको रिप्लेस करेंगे? एन.एस. विश्वनाथन, ओके। और उसके बाद अगर बात करें, राजेश्वर राव साल 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे। तब से वह विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्तमान में वह आरबीआई में आंतरिक ऋण प्रबंधक, वित्तीय बाजारों के संचालन, अंतरराष्ट्रीय और सचिव विभागों के प्रभारी भी हैं। तो अब अपने डिप्टी गवर्नर जो हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, तो चौथे कौन हो जाएंगे अब नए? हमारे एम राजेश्वर राव। और वो किसको रिप्लेस करने वाले हैं? एन.एस. विश्वनाथन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? स्टार क्वेश्चन, नियुक्ति वगैरह स्टार क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 3 एमिनेंट इकोनॉमिस्ट असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा एंड हुम एज द मेंबर ऑफ एमपीसी। तो भैया इसका जो आंसर है वो है आपका शशांक भिड़े, ठीक है। शशांक भिड़े जो हैं वो तीसरे होंगे। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।
नए सदस्य चेतन घाटे, पामीदुआ और रविंदर ढोलकिया की जगह लेंगे। तो ये तीनों जो है किसकी जगह लेने वाले हैं? ये लेने वाले हैं चेतन घाटे, पामीदुआ और रविंदर ढोलकिया, ठीक है ना। उन्होंने 29 सितंबर 2016 को 4 साल के लिए पैनल में नियुक्त किया गया था। उनके 4 साल अब जो है कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद ये तीनों जो है उनकी जगह ले रहे हैं एमपीसी में, ठीक है जी। चलो, कहीं कहीं पे ना अटक जाता हूं मैं हिंदी बोलता हुआ, और ये चीज मैं बार बार बोलता हूं और मेरे को इस चीज से वो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरुम को कितने साल के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्ति का क्वेश्चन हमेशा स्टार होता है। हाउ मेनी ईयर्स हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड जे वेंकटरुमा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक? ये 3 साल के लिए किया है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है। इनके नाम भाई ऐसे होते नहीं बोले जाते, आप बोल के देखना एकदम से आपकी भी जीभ लटखड़ा जाएगी। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? Recently, which country has successfully tested the hypersonic cruise missile Zircon? अब इसका आंसर पता है बच्चे क्या करेंगे? सी दे देंगे, क्योंकि सारे काम ये इंडिया ही कर रही है, उड़ीसा में लगी हुई है, लेकिन इसका आंसर है रूस। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे इंडिया इस टाइम कर रही है लॉन्चेस वगैरह, मिसाइल के परीक्षण कर रही है, तो ये भी इंडिया नहीं किया हुआ। इसका आंसर रूस है। तो सिंपल सा ना नाम से देख लेना, जिरकोन जहां आएगा वो रूस से रिलेटेड है, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम भैया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। यस, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता एमओसी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द साइनिंग of the agreement on cooperation in the field of cyber security MOC between India and which country? और ये एक बहुत ही ग्रेट कंट्री है जिसके साथ हमने डील की है, वो है जापान, ठीक है ना। जापान का आप लोगों को पता होगा किस तरीके से वो लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। तो ये चीज़ जो है इसके साथ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर क्राइम जो हमने MOC पे साइन किए हैं वो हमने जापान के साथ किए हैं, ठीक है जी। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज के। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ नोट्स बनाते रहो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे जाने वाले टाइम में बहुत काम आने वाले हैं। और कल जो है 9 बजे, या 9 नहीं हो पाया तो मैं 6, ऐसा भी हो सकता है कि कल 6 बजे लाइव करनी पड़े क्लास, उसका टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा पहले ही व्हाट्सएप करके। मेरे को भी आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऑन व्हाट्सएप वी आर अराउंड 2200 प्लस स्टूडेंट्स, ऑन टेलीग्राम वी आर अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स। तो और ऑन आपकी ये अब 14,000 तो हम यूट्यूब पे भी हो चुके हैं। उसके बाद भी जब लाइव आता है ना तो बच्चे आते हैं 30-40। तो ये मेरे को डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे साथ जो टीचर्स जुड़ रहे हैं वो उनको डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। मैं ये सारी बातें आपसे कल करने वाला हूं, तो कल मेरे साथ लाइव सेशन में आप लोग सब जरूर जुड़े, ठीक है भाई। टेक केयर एवरीवन, देन बाय।